हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जॉन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटलर्जी और आज इसका 5th लेक्चर है और आज का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, पहले मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे दूं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसका स्टेप 1 क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जिसमें हमने ओर को उसके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। स्टेप 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर प्रेजेंट मेटल के परसेंटेज को इंक्रीज किया है। स्टेप 3 उसके अंदर जो मेटल था उसका कन्वर्जन मेटल ऑक्साइड फॉर्म में किया है। प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्साइड फॉर्म में क्यों किया है? क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन इजी होता है। स्टेप 4 मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन मेटल में किया है और प्रोसेस इज रिडक्शन। और जो मेटल मिल चुका है उसको आज प्यूरिफाई करेंगे। सो स्टेप 5 प्यूरिफिकेशन, या इसको रिफाइनिंग भी कहते हैं। तो आज हम प्यूरिफिकेशन की टेक्निक 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट कौन सा प्यूरिफिकेशन मेथड देखने वाले हम लोग? लिक्वेशन। लिक्वेशन कब अप्लाई करेंगे? जब मेटल और उसके इंप्यूरिटीज के बीच में लार्ज डिफरेंस हो उनके मेल्टिंग पॉइंट में। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। When there is large difference in melting point of metal and impurities, तो ये बहुत क्लियर है कि इसको कब यूज करेंगे? जब मेटल और इंप्यूरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो। और एक रफ एग्जांपल लेंगे, जब सैंड और वैक्स का मिक्सचर है और सेपरेट करना है, थोड़ा हीट करेंगे, वैक्स मेल्ट होकर अलग हो जाएगा, सैंड अलग। बट मेटालर्जी में कौन सा एग्जांपल लेंगे? SN PB जिंक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैंने बोला कि इन लोगों की मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होनी चाहिए, यानी जो मेटल है इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए। मेटल जो है इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए ताकि मेटल पहले मेल्ट करके सेपरेट हो और इंप्यूरिटी जो जनरली हमारे सिलेबस में सिलिका की रहती है वो मेल्ट ना करे, क्योंकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बड़ा सा डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस है। तो अब एक डायग्राम बना के इस चीज को ज्यादा सुटेबल वे में समझेंगे। तो आइए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस अरेंजमेंट में यहाँ पे एक स्लोप रखा हुआ है और नीचे से हीट किया जा रहा है। अरेंजमेंट ऐसा बनाया गया है कि नीचे से हीट प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? हीट। क्लियर व्यू दे दिया मैंने ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। अब ध्यान से देखिए, ऊपर से इसमें क्या डालेंगे? अब जो मेटल डालेगा वो इम्प्योर फॉर्म में होगा, क्योंकि उसमें मेटल प्लस इम्प्यूरिटी होगी और मेटल प्लस इम्प्यूरिटी में मुझे मेटल और इम्प्यूरिटी को सेपरेट करना है। इसमें क्या है? मेटल भी है और इम्प्यूरिटी भी है। अब मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे हीट मिलेगा इससे जो डला हुआ है मेटल मेल्ट करने लगेगा। इस अरेंजमेंट में यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रहेगा, मेटल मेल्ट करके आगे चले जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ एक कलेक्टर में कलेक्ट कर लेंगे और इसमें क्या मिलेगा हमको? प्योर मेटल। क्यों प्योर मेटल? क्योंकि इम्प्यूरिटी मेल्ट नहीं किया, मेल्टिंग पॉइंट मेटल का लो है, यहां से डला तो मेटल तो हमारा मेल्ट कर गया है और मेल्ट करके इसको आगे चला गया, लेकिन इम्प्यूरिटी मेल्ट नहीं की है। तो इस ब्रेकर के पीछे यहाँ पे रह जाएगी, फंस जाएगी। इम्प्यूरिटीज लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगी। तो बहुत आसानी से देखा हमने, एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है जहां से हीट प्रोवाइड किया जा रहा है। एक स्लोपिंग हर्थ है और स्लोपिंग हर्थ को ऊपर से इम्प्योर मेटल डाला गया जिसके साथ मेटल एंड इम्प्यूरिटी दोनों है। मेटल का कंडीशन है कि मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इस हीट से मेटल मेल्ट करेगा और मेटल मेल्ट करेगा तो इस ऑब्स्टेकल से नहीं रुकेगा, बहते हुए यहाँ पे आके हमने यहाँ कलेक्ट कर लेंगे प्योर फॉर्म में मेटल को। और जो इम्प्यूरिटी है उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि लार्ज डिफरेंस है तो इसका लो है तो उसका हाई होगा, वो मेल्ट नहीं करेगी तो इस ऑब्स्टेकल के पीछे रुक जाएगी। और बाय दिस वे वी कैन सेपरेट इम्प्यूरिटी बिहाइंड एंड प्योर मेटल अहेड। तो यही हमारा लिक्वेशन है। लिक्वेशन के बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में।
B, that is distillation. जैसा कि हमने इक्वेशन में पढ़ा था कि लार्ज डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट में होना चाहिए, डिस्टिलेशन के लिए जस्ट मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट BP किसके, ऑफ मेटल एंड इम्प्यूरिटीज। क्लियर है। तो अब जब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की जगह हमने कहा ध्यान दिया, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो हीट तो यहां भी देना है, बट यहां हीट देके सिर्फ पिघलाना है, पर यहां हीट देके पिघलाना भी और बाद में उसको वेपर फॉर्म में भी भेजना है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ सिर्फ पिघलाना है, यहाँ पिघला के ऊपर भी बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना है। अब इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। अब जब इनके मेल्टिंग पॉइंट लो थी तो इसके साथ क्या लिखेंगे, कंपेयर, दोनों का कंपेयर करते रहेंगे तो पढ़ने में आसान होगा और समझने में भी। बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। अब इसके पहले एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता दूं कि जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर भी इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो रही है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा चलेंगे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में सबको पता है 10 एलिमेंट होते हैं, तो शुरू होता है D1 से और जाता है D2, D3 सो ऑन D10 तक। फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो 3 का होता है, यानी 3D1। यहाँ पे क्या रहता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ध्यान से देखिएगा, जिंक हमारे काम का आ गया। तो 3D यानी जो पहला D का सीरीज है, विच स्टार्ट विद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये सारे हार्ड मेटल दिख रहे हैं। टाइटेनियम एरोप्लेन की बॉडी बनाने में काम आता है, फेरस लोहा, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट सारे हेवी मेटल है। तो फिर जिंक का बॉइलिंग पॉइंट लो कैसे हो गया। इसी सीरीज में जब 3D के आगे 4D सीरीज में चलेंगे, 3D का सीरीज है, अगर 4D सीरीज में चलेंगे तो सबसे लास्ट में हमको कैडमियम मिलेगा, और अगर 5 वाले सीरीज में चलेंगे तो मुझे यहाँ पे मर्क्यूरी Hg मिलेगा। तो प्रॉब्लम इन तीनों के साथ है कि तीनों की बॉइलिंग पॉइंट लो कैसी हुई। इवन दो डी ब्लॉक के सारे मेटल बहुत ही हेवी हैं, बहुत ही मजबूत हैं, सबकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए, पर इन तीनों का लो हो गया, जबकि ये लोग भी डी ब्लॉक में है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मेथड 1 जो मैं पहला समझा रहा हूँ, डी ब्लॉक में होने के लिए, डी ब्लॉक का डेफिनेशन है कि डी ब्लॉक में होने के लिए डी इनकम्प्लीट होना चाहिए, एक्सेप्ट D10 सब लोगों का डी इनकम्प्लीट है। तो सब लोग रियल डी हैं, बट ये रियल डी ना होके स्यूडो डी होंगे, रियल डी ना होके स्यूडो डी होंगे। जब स्यूडो डी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका बिहेवियर, नेचर भी इन लोगों से डिफर करेगा। तो रीजन क्या रहा, इनकम्प्लीट डी होगा तो रियल डी, लेकिन कंप्लीटेड डी होने के कारण स्यूडो डी। सो नेचर वेरी कर गया, ये लोग हाई बीपी, ये लोग लो बीपी। मेथड 2, अगर इन लोगों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, अगर जिंक की बात करूं तो 3D10 and 4S2। अब D10 है, D10 का अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो D में 5 बॉक्सेस होते हैं, D10, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। All electrons are paired, all electrons are paired। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं तो अनपेयर्ड नहीं है, तो लिखेंगे नो अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो हमको पता है कि बॉन्डिंग में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इन लोगों की जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाएगी।
इनकी मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, बिकॉज ये लोग सारे पेयर्ड हैं, और सारे पेयर्ड हैं, so they will not participate in bonding, because we know that only unpaired electrons are able to participate in bonding and we don't have any unpaired electron. चलिए मेथड 3 से भी समझते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो D10 छोड़ के किसी के पास ये 5 पेयर नहीं है, 1 2 3 4 5, D10 को छोड़ के किसी के पास 5 पेयर नहीं है। और 5 पेयर होने से क्या लॉस हुआ? पेयर जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के सिमिलर चार्जेस के पेयर क्या करेंगे? रिपेल। तो 1 पेयर 1 2 3 4 5 मैक्सिमम रिपल्सन, और रिपल्सन होने से चीजें वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये तीनों पॉइंट आपको आगे इनऑर्गेनिक में काम आने वाला है। पहला स्यूडो डी होने के कारण रियल डी से नेचर कैरेक्टर बिहेवियर डिफर करेगा। दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, डी में तो है ही नहीं, तो बॉन्ड जो बनेगा वो वीक बनेगा। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस है 5 पेयर, सो दे विल रिपेल मैक्सिमम एक्सटेंट, तो चीजें जो बनेगी वीक बनेगी। तो ये चीज समझ चुके हैं कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। अब इसको रब करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और बेटर वे में क्लियर करेंगे आपको। सो इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, इस चैम्बर में हम अपना इम्प्योर मेटल डाल देंगे जिसमें मेटल और इम्प्योरिटी दोनों साथ में है। नीचे से हीट करना शुरू करेंगे। हमें पता है कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट लो है। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो है वो मेटल क्या करेगा? मेटल वेपोराइजेज इजीली, बहुत आसानी से वेपोराइज करेंगे क्योंकि बीपी लो है। तो मेटल जो इसमें होगा वो वेपोराइज करने लगेगा, और वेपोराइज करेगा तो हम उसको इस रास्ते से बाहर लेके आएंगे। रास्ते में उसको डिस्टिल करेंगे, ठंडा करेंगे क्योंकि वेपर फॉर्म में है, और यहाँ पे आके हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। जो इम्प्यूरिटीज है उनकी बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं है, तो इम्प्यूरिटीज पीछे छूट जाएंगी, या नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज होंगी, तो इम्प्यूरिटीज हमारी पीछे छूट जाएंगी। मेटल वेपोराइज होकर आगे जाएगा, इधर रास्ते में उसको ठंडा करेंगे, डिस्टिल करेंगे, और यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे प्योर मेटल। तो इम्प्यूरिटी पीछे, मेटल आगे, तो इससे डिस्टिलेशन भी क्लियर होता है। दोनों को एक साथ देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो अंतर है कि इसमें मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, इसमें मेटल की बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। जब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो थोड़ा हीट करेंगे, मेटल मेल्ट करके सेपरेट, इम्प्यूरिटी पीछे रह जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट लो है तो जैसे हीट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट लो होने से मेटल इजीली वेपोराइज होगा, इस वजह से इसको इधर आके ठंडा करके कलेक्ट कर लेंगे प्योर मेटल, इम्प्यूरिटी नॉन वोलेटाइल होगी, पीछे रह जाएगी। सो दिस इज द लिक्वेशन, दिस इज द डिस्टिलेशन। अब इसको रब करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट टाइप। सो प्यूरिफिकेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग लिक्वेशन प्यूरिफिकेशन के अंडर में, बी में पढ़ चुके हैं डिस्टिलेशन। अब सी पढ़ने जा रहे हैं जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, वो अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों है। अब ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? ये अप्लाई किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, जब हाई प्यूरिटी ऑफ मेटल चाहिए हो। कब? जब मेटल जो चाहिए उसकी प्यूरिटी बहुत हाई हो, रिक्वायर्ड मेटल की प्यूरिटी बहुत हाई हो। जैसे गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्योंकि ये सब कहाँ पे रिक्वायर होते हैं? सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ये लोग रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है? तो गैलियम, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के लिए, क्योंकि ये सारे लोग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है कि ये तब अप्लाई करेंगे जब व्हेन impurities are soluble in molten metal and metal crystallizes first. मतलब समझिए, कह रहा है कि इम्प्यूरिटी जो है जब मोल्टेन केस में मेटल रहेगा उसमें ज्यादा घुलेगी, जाके घुलेगी, और अगर दोनों को ठंडा किया जाए तो मेटल पहले क्रिस्टलाइज कर जाएगा। सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, सो इसीलिए इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जैसे हमने 11th में पढ़ा हुआ था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता था। जैसे अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर रहता था, सेपरेट करना था, तो दोनों के
बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा गैप रहता था। सपोज अल्कोहल नियर अबाउट 78 पे वेपोराइज होता था, वाटर 100 पे, तो 80 के आसपास हीट कर देंगे, अल्कोहल वेपर होकर ऊपर चले जाएगा, वाटर नीचे, तो वहां पे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया था। बट यहाँ डिफरेंस इनके क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट में है, मेटल जल्दी क्रिस्टलाइज कर जा रहा है तो इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब इम्प्यूरिटी कहाँ है, सॉल्युबल है मोल्टेन मेटल में। तो इस अरेंजमेंट को समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं और उसे आसानी से हम लोग समझ लेंगे। देखिए सिंपल सा डायग्राम है, ऐसा सेटअप है। सेटअप के अंदर इनर्ट गैस है ताकि एटमॉस्फेयर हमारा इनर्ट रहे, और ये मेटल है, मेटल की रॉड है जिसमें इम्प्यूरिटी भी है जिसको सेपरेट करना है। ये क्या हमारा मेटल का रॉड है। अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ रहता है कि एक मूविंग कॉइल या हीटर काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है, मूविंग। वो मूविंग कॉइल हीटर। अब नाम जोन रिफाइनिंग क्यों है, तो सपोज इस मेटल को हमने कुछ मल्टीपल जोन में डिवाइड किया, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 6। मूविंग कॉइल अभी जोन 1 के सामने है। ध्यान दीजिएगा कैसे, अभी जो मेटल रॉड है इसमें मेटल एंड इम्प्यूरिटीज दोनों है। जब हीटर यहाँ पे आएगा इन दोनों को मेल्ट करना शुरू करेगा। पहले मेटल रॉड है सॉलिड फॉर्म में, ये जोन 1 पे अभी है, दोनों को मेल्ट करना शुरू करेगा। दोनों मेल्ट हो जाएंगे तो हीटर को जोन 1 से उठा के आगे शिफ्ट कर देंगे जोन 2 पे। ध्यान दीजिएगा, हीटर को जोन 1 से उठा के जोन 2 पे शिफ्ट करेंगे तो आगे वाला अब ये मेटल मेल्ट होने लगेगा और ये लोग ठंडा होने लगेंगे, क्योंकि अब हीटर आगे मूव कर चुका है। जब ये लोग ठंडा होंगे तो सबसे पहले कौन क्रिस्टलाइज कर जाएगा, मेटल क्रिस्टलाइज कर जाएगा। और जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटी है वो सॉल्युबल कहां होती है, मोल्टेन मेटल में। तो आगे तब तक मेटल मेल्ट कर चुका है, इम्प्यूरिटी आगे मूव कर जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, उसी के बाद सेम प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। मल्टीपल जोन में इस रॉड को बांटा, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 6, इसीलिए नाम है जोन रिफाइनिंग। अब ये पार्टिकुलर फर्स्ट जोन पे हमने हीटर लगाया। पार्टिकुलर फर्स्ट जोन पे जब हीटर है तो हीटर यहाँ के रॉड को मेल्ट कर रहा है, तो मेटल के साथ साथ इंप्यूरिटी भी अब मोल्टेन केस में आ चुकी है, क्योंकि इंप्यूरिटीज आर सॉल्युबल इन मोल्टेन मेटल। लेकिन अब कुछ देर के बाद जब ये दोनों पिघल गए, मेल्ट कर गए, मैंने रॉड को आगे शिफ्ट कर दिया जोन 2 पे। अब जोन 2 मेल्ट होने लगा और जोन 1 कूल होने लगा, क्योंकि हीटर अब वहां से हट चुका है। जोन 1 जब कूल होगा तो जोन 1 का मेटल तेजी से क्रिस्टलाइज कर जाएगा और उसकी जो इंप्यूरिटी है वो अब तक क्रिस्टलाइज नहीं हुई है, एंड इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल। तब तक नेक्स्ट जोन के मेटल मेल्ट कर चुके हैं, तो ये इंप्यूरिटी फ्लो करके आगे आ जाएगी। यही कहानी फिर से होगा। अब यहाँ प्योर मेटल जम चुका है, इसकी इंप्यूरिटी इसमें पहुंच चुकी है और इसकी अपनी भी पहले से है इंप्यूरिटी और मेटल भी। अब इस हीटर को यहां से उठा के आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे मेल्ट करने लगेगा, ये जमने लगेगा, ये क्रिस्टलाइज करेगा, तो मेटल जो यहाँ है प्योर फॉर्म के वो जम जाएंगे और इसकी इंप्यूरिटी अलोंग विद प्रीवियस इंप्यूरिटी, दोनों इंप्यूरिटी नेक्स्ट मेल्टेड केस में आगे आ जाएगी। ऐसा करते 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 अल्टीमेटली लास्ट में हम देखेंगे तो क्या होगा। अल्टीमेटली अगर ये मेटल रॉड है तो इसका इस एंड पे कंप्लीटली मेटल मिलने लगेगा और दूसरे एंड पे इंप्यूरिटी आने लगेगी। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे। फिर से जब ये आ गया जोन 1 हीट करेंगे, मेल्ट करेगा दोनों मेटल इंप्यूरिटी, रॉड आगे शिफ्ट करेंगे हीटर जोन 2 पे, पीछे वाला ठंडा होगा तो मेटल पहले ठंडा हो जाएगा, इंप्यूरिटी मोल्टन रहेगा, तब तक आगे वाला पिघल जाएगा, इंप्यूरिटी उसके साथ चली जाएगी। फिर रॉड आगे शिफ्ट होगा हीटर, फिर ये जमने लगेंगे, मेटल जमेगा, दोनों की इंप्यूरिटी आ गई। ऐसा करते करते बार बार मेटल लेफ्ट में बढ़ते जाएगा, इंप्यूरिटी घटते जाएगी, यानी इंप्यूरिटी का सेक्शन छोटा होते जाएगा। पर ध्यान रखना है कि मल्टीपल टाइम जब चला रहे हैं तो ये मूविंग हीटर हमेशा यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, यहां से शुरू और अंत में खत्म हो, फिर उठा के यहीं से शुरू और इधर खत्म हो, नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगी। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, यूनिडायरेक्शनल चलना होगा हर बार, क्योंकि बार बार हम लेफ्ट में मेटल कर रहे हैं और इंप्यूरिटी राइट जा रहा है। अगर यही प्रोसेस उल्टा करने लगे तो फिर मिक्सिंग होने लगेगी। तो डायरेक्शन हमेशा यही रहना चाहिए और जितना बार करेंगे प्योर मेटल मिलते जाएगा, इंप्यूरिटी राइट एक्सट्रीम राइट एंड पे आती रहेगी। जब ठंडा हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है मेटल का रॉड है तो इंप्यूरिटी वाले एंड को कट करके हटा देंगे, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। क्लियर? अल्टीमेटली हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा, इस सेक्शन को हम कट करके हटा देंगे। तो ये हमारा जोन रिफाइनिंग, इसको रब करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे।
तो डिस्टिलेशन के बाद हमने क्या पढ़ लिया है, जोन रिफाइनिंग। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, बिस्मेराइजेशन प्रोसेस। बिस्मेराइजेशन प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, बिस्मेराइजेशन प्रोसेस में एक्चुअली हम इसको यूज करते हैं फॉर पिग आयरन। अब आयरन के बारे में ज्यादा डिटेल्स जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो वहां पे ज्यादा डिटेल्स जान लेंगे। अभी इसको सिर्फ ये जानेंगे कि यह प्रोसेस पिग आयरन के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारा मोल्टेन मेटल होता है, मोल्टेन मेटल को बेसमेयर कन्वर्टर में रख देते हैं। मोल्टेन मेटल को कहां रख देते हैं, बेसमेयर कन्वर्टर में। क्यों, टू रिमूव ऑल द वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज। सो मोल्टेन मेटल प्लेस्ड इन बेसमेयर converter to remove all volatile impurities। अब बेसमेयर कन्वर्टर होता कैसे, पहले ये देखेंगे। कन्वर्टर का मतलब काइंड ऑफ ब्लास्ट फर्नेस ऐसे रहता है। इसमें इस ब्लास्ट फर्नेस के इंटरनल वाल पे SiO2 और CaO की लाइनिंग होती है, यानी उसका उस पे लेप लगाया रहता है। तो ये रेड वाली लाइनिंग किस चीज की है, चाहे सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, बेसमेयर कन्वर्टर है। इसी को और क्या कहते हैं, सिलिका लाइन कन्वर्टर। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरनल लाइनिंग किस चीज की होती है, सिलिका की या कैल्शियम ऑक्साइड की। अब कन्वर्टर है तो चीजों को हीट करना है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्या भेजा जाएगा, हवा के बिना तो आग लगेगी नहीं, एयर। अब कैसे ये सारे वोलेटाइल इंप्यूरिटीज को अलग करेगा, ये हम लोग 1 by 1 देखेंगे जब एयर पास करेगा। तो जब हम इसमें फास्फोरस डालेंगे तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ अपना ऑक्साइड दे देगा P4O10। जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें क्लियर होगा कि पी जो होता है हमेशा P4 के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइएटमिक फॉर्म, ऑक्सीजन डाइएटमिक फॉर्म। इसी तरह P4 टेट्रा में रहता है और सल्फर S8 में रहता है। तो एक्चुअल रिएक्शन देखा जाए तो P4 और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा P4O10 देने के लिए, P4O10 देखिए। बट सिंपली हम लिख सकते हैं P+O2 P4O10। वोलेटाइल इंप्यूरिटीज को हमको हटाना है, क्लियर। अब S+O2, ये भी क्या होगा, SO2। इसको भी अभी मैंने बताया जैसे फास्फोरस P4 में होता है, S8 में होता है। तो SO2 कैसे बनेगा देखिए, क्लियर। बट सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, Mn रहेगा तो सिलिकॉन रहा तो। सो ध्यान से आप देखेंगे तो मैंने क्या समझाया कि बेसमेयर कन्वर्टर क्या होता है, या बेसमेराइजेशन या इसी को पडलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, पिग आयरन के लिए यूज होता है। इसमें बेसमेयर कन्वर्टर में मोल्टेन मेटल को डाल दिया जाता है ताकि उनकी जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज है वो उड़ जाए। इसी बेसमेयर कन्वर्टर को सिलिका लाइन कन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसके इंटरनल जो लाइनिंग होती है वो सिलिका या कैल्शियम ऑक्साइड की होती है। एयर जाएगा, ऑब्वियसली बिना एयर के किसी ब्लास्ट फर्नेस में आग नहीं लगेगी। और जब मोल्टेन मेटल उसमें डालेंगे तो उसमें प्रेजेंट जो इंप्यूरिटीज रहेंगे वो अपना वोलेटाइल इंप्यूरिटीज के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। जो इंप्यूरिटीज वोलेटाइल फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगी उसके लिए क्या फायदा होगा, उसके लिए सिलिका की लाइनिंग का फायदा होगा। देखिए कैसे, क्या करेंगे, सिलिका की लाइनिंग है, जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वोलेटाइल नहीं है तो उसको क्या करेंगे, सपोज MnO है जो उड़ नहीं रहा है, तो इस MnO पे क्या डाल देंगे, MnO के अकॉर्डिंग इसका फ्लक्स डालेंगे और हम इसका स्लैग बना लेंगे।
हमने पहले पढ़ा हुआ है डिटेल्स में कि इम्प्यूरिटीज पे अगर हम फ्लक्स डालते हैं तो हमको स्लैग बन जाता है। और स्लैग क्या होता है? इनफ्यूजिबल मास होता है। ये मोल्टेन मेटल के सरफेस पे तैरता है, फ्लोट करता है। सपोज हमारा मोल्टेन मेटल यहां तक आया तो ये उसके सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा। अगर फ्लोट कर रहा है तो इम्प्यूरिटी को निकालना बहुत ही आसान है, चिमटे से पकड़ के निकाल लेंगे। तो ये क्या है? हमारा स्लैग है। क्या कर रहा है? मोल्टेन मेटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि लाइटर है, डेंसिटी उसका कम है। जैसे पानी के ऊपर बर्फ तैरता है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो जो इम्प्यूरिटी वोलेटाइल हो गई उसका हमें फायदा हो गया, जो नहीं हो उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्स। अगर इम्प्यूरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स डाल के स्लैग बनाएंगे, और अगर इम्प्यूरिटी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स डाल के स्लैग बनाएंगे। ये काम हम लोग पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर SiO2 रहता तो इस पे क्या आ जाता और क्या बन जाता, और ये भी क्या है? स्लैग। ये भी स्लैग है तो लाइटर इन डेंसिटी होगा तो ये भी फ्लो करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है? तो इसके साथ एक लास्ट कंक्लूजन कर सकते हैं बेसमेराइजेशन प्रोसेस का, कि जब ये आयरन के लिए यूज किया जाता है तो इस प्रोसेस को बेसमेराइजेशन कहते हैं। और सेम प्रोसेस अगर मैं कॉपर के लिए लूं तो उसको क्यूपलेशन कहेंगे। क्लियर? अगर आयरन के लिए यूज कर रहा हूं तो सिमिलर प्रोसेस इज कॉल्ड बेसमेराइजेशन, एंड सेम प्रोसेस इफ आई यूज फॉर द कॉपर देन इट इज कॉल्ड क्यूपलेशन प्रोसेस। तो सिंपल एक भट्टी की तरह, ब्लास्ट फर्नेस की तरह एयर जाएगा और मोल्टेन मेटल डालते हैं। जो इंप्यूरिटी उड़ने वाली होंगी वोलेटाइल, वो उड़ जाएंगे ऑक्साइड के फॉर्म में, और जो नहीं उड़ने वाली होंगी उन इंप्यूरिटीज को अकॉर्डिंग टू देयर नेचर कि वो एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स के साथ, अगर बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स के साथ स्लैग फॉर्मेशन करा लेंगे। स्लैग्स आर द लाइटर इनफ्यूजिबल मास जो मोल्टेन मेटल के सरफेस पे फ्लोट करेंगे, इजिली रिमूव हो जाएंगे और हमारी प्यूरिटी बढ़ जाएगी। तो इसके साथ बेसमेराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम इसको रब करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। चलिए, तो आफ्टर द बेसमेराइजेशन प्रोसेस वी आर मूविंग फॉर द पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? कॉपर, SN। मैं कॉपर के लिए बता दूंगा, SN के लिए आप खुद से कर लेंगे। क्या होता है जब कॉपर के ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, कॉपर के ऑक्साइड का जब रिडक्शन करते हैं तो जो कॉपर बनता है वो पूरा पूरा जरूरी नहीं कि बनता है, मे नॉट बी 100%। तो कॉपर का ऑक्साइड का जब रिडक्शन करेंगे तो जरूरी नहीं कि कॉपर कंप्लीटली कॉपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि अभी दोनों का मिक्सचर बचा हुआ है। दोनों कुछ फ्रैक्शन में ये भी है, कुछ ये भी है। और ऑब्वियस सी बात है कि मेटल का काम चल रहा है तो मोल्टेन स्टेट में ही होंगे। तो यहाँ पे जो मोल्टेन स्टेट में हमारा क्या पड़ा हुआ है? कॉपर के ऑक्साइड एंड कॉपर, कॉपर के ऑक्साइड एंड कॉपर, ये कॉपर है। क्यों? क्योंकि कॉपर भी पूरी तरह से 100% में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और मीन्स ये इसमें नहीं गया, तो दोनों थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं। किस केस में है? मोल्टेन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए? इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डाल देंगे। क्या है? वुड। अब लकड़ी का टुकड़ा है तो क्या रहेगा? वो हाइड्रोकार्बन। ये क्या होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा CH4 में। हाइड्रोकार्बन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? CH4 में। और ये CH4 हमारे लिए Ra का काम करेगा। अब देखिए कैसे काम करेगा। कॉपर ऑक्साइड, CH4, ये हमको जो कॉपर देगा वो पूरा होगा। तो यहाँ पे CH4 क्या काम किया? Ra का काम किया। ध्यान से समझ लीजिएगा। पोलिंग प्रोसेस कॉपर SN के लिए यूज होता है। कॉपर के ऑक्साइड को जब रिड्यूस करते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा मे नॉट भी 100% कॉपर नहीं है। तो पूरा कॉपर लेने के लिए क्या करते हैं? ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, जब थोड़ा ये और ये दोनों का कंटेंट मोल्टेन फॉर्म में हो तो एक लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, और ये लकड़ी का टुकड़ा हाइड्रोकार्बन है तो कन्वर्ट हो जाता है CH4 में। और CH4 हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कैसे? देखिए, कॉपर से इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो कॉपर को रिड्यूस किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और खुद का क्या किया? देख लीजिए, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन +1 4 टाइम +4, तो कहां पे? -4। ऑक्सीजन -2 2 टाइम्स -4, बैलेंस करने के लिए +4।
-4 से +4 में कार्बन गया, यानी कार्बन का स्टेट इंक्रीज किया है, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन किया और दूसरे का रिडक्शन, इसलिए क्या कहलाएगा? CH4 RA रिड्यूसिंग एजेंट। और CH4 आया कहां से? ये जो लकड़ी का टुकड़ा हाइड्रोकार्बन हमने डाला वही कन्वर्ट हो गया CH4 में। अगर यही कहानी SnO2 के लिए भी की जाए तो आप खुद से रिएक्शन लिख सकते हैं कि SnO2 को भी जब रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो ये पूरी तरह से SN नहीं देगा, में नॉट बी 100%। जब नहीं देगा तो यहाँ पे जो मोल्टेन केस में क्या रहेगा? SnO2 के साथ SN किस केस में रहेगा? मोल्टेन। उसी समय क्या डाल देंगे? लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा क्या रहता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? CH4 में। हमारे लिए क्या काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो डाल देंगे SnO2 पे लकड़ी का टुकड़ा, जो हमें दे देगा CH4, और ये हमें दे देगा पूरा CN CO2 एंड वाटर, सॉरी SN CO2 एंड वाटर। और CH4 कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। SN से ऑक्सीजन को रिमूव करा रहा है तो इसका रिडक्शन, और सेल्फ का ऑक्सीडेशन कहां से कहां जाने के कारण? -4 से प्लस। तो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, दूसरों का रिडक्शन करा रहा है, और दूसरों का रिडक्शन कराएगा तो दिस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके साथ हमारा पोलिंग प्रोसेस खत्म होता है। पोलिंग प्रोसेस के बाद ध्यान क्या रखना है कि दोनों केसों में हमने क्या कोशिश की है कि हम इनकी इम्प्यूरिटी को पूरी तरह से हटाएं और मेटल पूरा का पूरा मिले, जिससे मुझे इस पीस ऑफ वुड ने, लकड़ी ने मुझे हेल्प किया। क्लियर है? चलिए, so after finishing the pooling process we are moving for vapor phase refining। वेपर फेज रिफाइनिंग के दो पार्ट हैं, दो टाइप्स हैं, एक मॉन्ड्स प्रोसेस है, एक वेन ऑर्केल है, और दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल जो है वेपर फेज में वो कन्वर्ट होगा अपने वोलेटाइल कंपाउंड में। सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि मेटल कहाँ कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट्स इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। मेटल जब भी इस प्रोसेस में वेपर बनाना, वेपर फेज रिफाइनिंग है, तो उनको वोलेटाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। ये पहले मॉन्ड्स प्रोसेस देखेंगे, फिर वेन ऑर्केल देखेंगे। मॉन्ड्स प्रोसेस हमारे सिलेबस में निकेल के लिए यूज किया जाता है, और निकेल, और इस मेथड का दूसरा नाम होता है कार्बोनाइल मेथड। निकेल के लिए यूज करना है कार्बोनाइल मेथड, और जो भी मेटल है पहले उसके वोलेटाइल कंपोनेंट बनाने हैं। तो इसमें क्या करते हैं, निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रीम पास करा देते हैं। उससे क्या होता है कि निकेल टेट्राकार्बोनाइल का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये जो होता है वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल होता है, और लिटिल अनस्टेबल भी होता है। किसके रेफरेंस में? जब वेन पढ़ाऊंगा, वेन ऑर्केल पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, एक चैम्बर रहेगा जिसमें सेल्फ रहेंगे। सेल्फ पे निकेल का पाउडर फॉर्म, क्योंकि हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर लिया, सेल्फ पे रख दिया जाता है, और उसमें पाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रीम पास कराई जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रीम पास करेगी तो ऑब्वियस ये बात है कि इसको हीट करेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, और जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो वो वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, जो कि अनस्टेबल होगा। टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहता है? नियर अबाउट 350 केल्विन। अब जब ये अनस्टेबल कंपाउंड बन गया है तो इसको फर्दर थोड़ा और हीट कर देंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। कंपाउंड क्या बना है? इसको थोड़ा और हीट कर देंगे, थोड़ा और हीट मतलब 350 से नियर अबाउट 100 केल्विन ऊपर 450 470 के आसपास हीट कर देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। और अब जो निकेल मिलेगा मुझे वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो चीजें बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम पढ़ रहे हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें मेटल को उसके वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि रिफाइनिंग जो होगी वो वेपर फेज में होगी। मॉन्ड्स हमारे सिलेबस में निकेल के लिए है, इसको कार्बोनाइल मेथड भी बोलते हैं। कार्बोनाइल क्यों? हमें पता है कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, C≡O। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोनाइल बना रहा है, निकेल टेट्रा कार्बोनाइल बना रहा है। अब इसी को बोल रहे हैं निकेल टेट्रा कार्बोनाइल। निकेल
जहां रखा हुआ है उस चैम्बर में, उस कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रीम पास की जाती है, जिससे वो हीट होता है और ये वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। हीट होगा तो वोलेटाइल ही बनेगा। थोड़ा अनस्टेबल होता है तो लिटिल मोर हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर मुझे प्योर फॉर्म ऑफ निकल दे देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। क्लियर। अब इसके साथ हम लोग चलेंगे वेन ऑर्केल मेथड। वेन ऑर्केल मेथड का दूसरा नाम क्या है? वेन ऑर्केल के साथ एक और साइंटिस्ट थे, डी ब्योर। दोनों ने मिलकर इस मेथड को खोजा था और इस मेथड का दूसरा नाम है फिलामेंट मेथड। क्यों वो मैं बताऊंगा आपको। और ये हमारे सिलेबस में किस किस मेटल के लिए काम आता है? जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। फिलामेंट इन जनरल हमने पढ़ा हुआ है, जो पुराने जमाने में येलो कलर का बल्ब यूज करते थे उसमें टंगस्टन की फिलामेंट होती थी। क्लियर। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे इंप्यूरिटी को रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। इंप्यूरिटीज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसको खत्म करने के लिए स्पेशल यूज किया जाता है। अब देखिए क्या होगा। सो इसमें मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो इंप्यूरिटी के फॉर्म में हो उनको रिमूव करने के लिए काम आता है, और ये जिरकोनियम और टाइटेनियम दोनों के लिए। तो पहले मैं जिरकोनियम के लिए देख लेता हूँ, सिमिलरली हम लोग टाइटेनियम के लिए देख लेंगे। तो जिरकोनियम को क्या किया जाता है? आयोडीन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। आयोडीन के प्रेजेंस में हीट करने से क्या बनाता है? ये जो कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड, वो वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल तो हमें बनाना ही है क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है। और ये लिटिल स्टेबल होता है। जब प्रीवियस केस देखेंगे तो यहाँ भी वोलेटाइल था बट अनस्टेबल था, यहाँ पे स्टेबल है। बट यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है 870 केल्विन के आसपास। इससे भी पता चल रहा है कि जो प्रीवियस कॉम्प्लेक्स था वो 470 पे डिकम्पोज कर चुका था, लेकिन नया वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो 870 पे फॉर्म ही कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल है तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो ZrI4 को थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा, नियर अबाउट 1800 केल्विन। तो फिर हमको क्या हो जाएगा? जिरकोनियम मिल जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। अब जो जिरकोनियम मिला है वो प्योर फॉर्म में है, पर ये जो हीटिंग हुई है वो किसने किया है? ये हीटिंग टंगस्टन के फिलामेंट ने किया है, ओवर हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। अब जरा समझिए, इसीलिए इस मेथड को फिलामेंट मेथड भी कहते हैं। फिलामेंट को इतना हीट किया गया है कि इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करे और उसके बाद वो मेटल आके उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा और बाद में फिलामेंट को बाहर कर लेंगे, आयोडीन की इंप्यूरिटी पीछे छूट जाएगी और इस प्रोसेस में जो भी हमको मेटल मिलता है वो अल्ट्रा प्योर मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, इकोनॉमिकल भी रहता है क्योंकि इस मेथड में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें हमारे टंगस्टन के जो फिलामेंट है उसको हीट करना है, तो कॉस्ट हिसाब से भी कम रहता है। अगर सेम प्रोसेस मैं जिरकोनियम की जगह पे टाइटेनियम के लिए देखूं तो क्या होगा? सो टाइटेनियम भी क्या करेगा? आयोडीन के प्रेजेंस में मुझे इसको हीट करना पड़ेगा नियर अबाउट 523 केल्विन पे। ये भी बना देगा TiI4। ये जो कंपाउंड होगा या वोलेटाइल होगा, थोड़ा स्टेबल होगा, तो उसको फिर क्या करेंगे? जो आया है TiI4 उसको हीट कर देंगे नियर अबाउट 1700 केल्विन पे। ये हीटिंग कौन करेगा? फिर वही ओवर हीटेड W का जो टंगस्टन का फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर आके टाइटेनियम डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो टाइटेनियम डिपॉजिट होगा वो प्योर फॉर्म में होगा। फिलामेंट को बाहर निकाल लेंगे और अंदर इंप्यूरिटी छूट जाएगी आयोडीन। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात हमें जाननी है तो हमें ये जाननी है कि यहाँ पे जो हमारा मेटल मिल रहा है वो बहुत प्योर फॉर्म में है। और दूसरी बात, इस प्रोसेस के यूज डिस्कवर होने के बाद क्रॉल्स प्रोसेस खत्म हो गया था। इसी का पार्ट है पर जगह इधर है तो लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं जो भी लिख रहा हूं रिलेटेड टू दिस है। उसके पहले मैंने एक रिडक्शन वाले वीडियो में हमने पढ़ा है क्रॉल्स प्रोसेस। अगर आपको याद होगा तो इसमें रिडक्शन विथ अदर रिएक्टिव मेटल्स के साथ कराया गया था और उसमें क्या किया गया था? टाइटेनियम क्लोराइड को सोडियम और मैग्नीशियम के साथ लेते थे और ये MgCl2 के साथ निकल जाता था और मुझे
प्योर टाइटेनियम दे देता था। वहां पे मैंने बताया था कि टाइटेनियम से एरोप्लेन की बॉडी मिलती है, इसलिए टाइटेनियम कॉस्टली मेटल है। और यहाँ पे मैग्नीशियम का भी यूज करना है, इसका भी कंजप्शन हो रहा है, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो इस मेथड के यूज होने के बाद, क्योंकि यहाँ सिर्फ हीटिंग करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा रिएजेंट प्रोवाइड नहीं करना है मैग्नीशियम या कुछ भी, तो ये थोड़ा कॉस्टली था। तो जैसे ही ये वेन ऑर्केल डी ब्योर मेथड का डिस्कवरी हो गया तो स्लोली ये मेथड का यूज खत्म हो गया, क्योंकि उसको रिप्लेस इसने कर दिया। बिकॉज यहाँ मैग्नीशियम की भी सप्लाई करनी पड़ती थी, तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता था, और ये हमारा इकोनॉमिकल था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि ये मोर कोवेलेंट जो कंपाउंड बन रहे हैं, इसके कारण इनकी वोलेटिलिटी बढ़ जा रही है। तो एक लास्ट रिव्यू विद इन ए मिनट, वेपर फेज रिफाइनिंग में मेटल को उनके वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दो प्रोसेस है, एक मॉन्ड्स एक वेन ऑर्केल। मॉन्ड्स में निकल के लिए हमारे सिलेबस में, जिसको कार्बोनाइल मेथड भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रीम के साथ सेंड किया जाता है, तो इस हीट पे एक कंपाउंड बना लेता है जो वोलेटाइल है और अनस्टेबल है। यही कार्बोनाइल के कारण इसका नाम कार्बोनाइल मेथड है। थोड़ा और हीट करेंगे, डिकम्पोज करके प्योर मेटल दे देता है। वेन ऑर्केल डी ब्योर मेथड में क्या है कि ये एक फिलामेंट मेथड है और जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए लगाया जाता है। स्पेशली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली इंप्यूरिटी को दूर करता है। इसमें अल्ट्रा प्योर मेटल मिलते हैं और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है। जिरकोनियम के लिए ट्राई किया तो आयोडीन के साथ हीट किए 870 पे, जिरकोनियम का आयोडाइड मिला जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सो वोलेटाइल नेचर का होगा, लिटिल स्टेबल होता है, तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। हीटिंग कौन करेगा? तो टंगस्टन के फिलामेंट से। सिंस टंगस्टन के फिलामेंट से हीट कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा चीज सप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो लिटिल इकोनॉमिकल है। तो अब ये जो फॉर्म आएगा जिरकोनियम के फिलामेंट, सॉरी टंगस्टन के फिलामेंट पे जिरकोनियम जो डिपॉजिट हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे, अल्ट्रा प्योर फॉर्म में जिरकोनियम मिल जाएगा, आयोडीन की इंप्यूरिटी पीछे छूट जाएगी। यही काम फिर से टाइटेनियम के लिए करेंगे। टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करेगा, सारा प्रोसेस सेम है, बट यही टाइटेनियम हमने बनाया हुआ था क्रॉस प्रोसेस में। लेक्चर नंबर 4 में जब रिडक्शन का टेक्निक विद अदर मेटल से करते थे, तो वहां पे जो टाइटेनियम बनता था उसके लिए मुझे मैग्नीशियम भी सप्लाई करनी पड़ती थी, और इस कारण ये मेथड थोड़ा कॉस्टली था। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वेन ऑर्केल मेथड, क्रॉस प्रोसेस का यूज धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इसके साथ अब हम लोग इस मेथड को भी कर चुके हैं, इसको रब करेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट, सो आफ्टर द वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसके अंडर में हमने मॉन्ड्स प्रोसेस एंड वेन ऑर्केल प्रोसेस पढ़ा, अब हम मूव करते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे। इसके भी दो टाइप हैं, एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन केस। सो एक्वस का मतलब क्या है? इसको पानी में डालना है, बट कंडीशंस क्या है, ये कब यूज कर सकते हैं? जिस मेटल को यूज करना हो उसकी SRP, जिस मेटल को इसमें बनाना है उसकी SRP हमेशा SRP ऑफ वाटर से ज्यादा हो, तभी ये कंडीशन, ये वाला एक्वस सॉल्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है और रफली आज भी देख लेंगे। और ये किसके किसके लिए यूज होता है मेथड? कॉपर, निकेल, Ag, Au। ठीक है, अब इसमें हम समझना चाहेंगे कि इस प्रोसेस में होता क्या है। तो पहले मैं कॉपर का ही एग्जांपल ले लेता हूं और समझेंगे। तो किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? और कॉपर। इस साइड इम्प्योर कॉपर का एक थिक इलेक्ट्रोड लेंगे, इम्प्योर कॉपर। इस साइड प्योर कॉपर का थिन, इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड। दोनों का कनेक्शन बना लेते हैं। अब इलेक्ट्रोड हमारा रेडी हो गया, एनोड भी रेडी है हमारा, कैथोड भी रेडी है। एनोड मेड ऑफ इम्प्योर कॉपर एंड कैथोड मेड ऑफ प्योर कॉपर। तो एक चीज बच गया हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या डालेगा? कॉपर से ही रिलेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब जब भी बैटरी बनाते हैं तो यही तीन चीज चाहिए थी, एनोड चाहिए थी, कैथोड चाहिए थी, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था। और थोड़ा ध्यान से समझिए, एनोड पे वी नो दैट एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स, एनोड मीन्स सॉरी ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कॉपर का, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर चले जाएंगे, लेकिन इसे डिप करके क्या निकलेगा? Cu2+।
ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Cu2 प्लस इधर से डिसॉल्व होगा, इस पे डिपॉजिट होगा। ये सारी चीजें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ी हुई है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इससे Cu2 प्लस डिपार्ट होते जाएगा, तो ये डिसॉल्व होते जाएगा, ये मेटल क्या होते जाएगा, डिसॉल्व होते जाएगा। और यहां से ये Cu2 प्लस इस पे आके डिपॉजिट होते जाएगा। क्यों डिपॉजिट होते जाएगा, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ये प्लस इधर से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया उसको लेने के लिए मेटल पे आएंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो इधर आ चुके हैं, तो इसको गेन करने के लिए इधर आएगा। तो यहाँ से डिसॉल्व होता जाएगा, यहाँ से डिपॉजिट होता जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस साइड क्या था हमारा, इम्प्योर कॉपर, जरा ध्यान से देखिएगा, और इस साइड क्या हमारा, प्योर कॉपर। अब मूवमेंट क्या हो रहा है कॉपर का, लेफ्ट टू राइट। तो ये डिसॉल्व होते जा रहा है, तो इम्प्योर कॉपर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जब इसके पास आके डिपॉजिट होते जा रहा है तो प्योर कॉपर के कंटेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, जो मोटा वाला है धीरे धीरे थिन होते जाएगा इलेक्ट्रोड, और जो थिन है धीरे धीरे मोटा होते जाएगा। एट ए टाइम ये खत्म हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा, उस समय मुझे पूरा प्योर कॉपर मिल जाएगा। क्लियर, इंप्योरिटीज धीरे धीरे घटेगी और प्योरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। चलिए एक बार मैं और कंफर्म कर दूं, एक्वस सॉल्यूशन मेथड से करना चीप होता है क्योंकि पानी में मिलाना है। मोल्टेन में हीट करना है, तो मोल्टेन की कहानी अभी बाद में बताऊंगा। यहाँ का कंडीशन होता है कि वैसे ही मेटल का कर सकते हैं जिसकी एसआरपी ऑफ वाटर से ज्यादा हो। तो हमने कॉपर, निकेल, Ag, Au लिया। एल्यूमिनियम इसमें नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की एसआरपी वाटर के एसआरपी से कम होती है। तो एल्यूमिनियम का जो एसआरपी है वो कम हो जाता है एसआरपी ऑफ वाटर से, जिस कारण यहाँ पे एल्युमिनियम का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, एक्वस मेथड में एल्युमिनियम का यूज नहीं होगा। तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और वो बाद में देखेंगे। सो कॉपर निकेल Ag, Au का कर सकते हैं। कॉपर का एग्जांपल लिया, एनोड मेड ऑफ थिक, थोड़ा मोटा लिया, इम्प्योर कॉपर का कैथोड, प्योर कॉपर का पतला। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cu2 प्लस डिप किया। जैसे जैसे Cu2 प्लस डिपार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये पतला होते जाएगा डिसॉल्व होने के कारण, और ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इस पर डिपॉजिट होते जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। स्लोली इम्प्योर कॉपर पतला होते जाएगा, घटते जाएगा, और प्योर कॉपर मोटा होते जाएगा। अल्टीमेटली ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरह से बन जाएगा, और पूरी तरह से प्योर का कॉन्टेंट बन गया, तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्योर कॉपर मिल गया। अब प्योर कॉपर के बाद हम चलेंगे एल्यूमिनियम पे। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की एसआरपी कम है एसआरपी ऑफ वाटर से। तो एल्युमिनियम तो वहां पे हो नहीं पाया, तो एल्युमिनियम का यहां देखेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, एल्युमिनियम के लिए। अब मोल्टेन किसके लिए लेंगे, मोल्टेन सिर्फ उन मेटल्स के लिए लेते हैं जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब इससे हमको फायदा क्या होता है, इसकी हाई रिएक्टिविटी के कारण हमको फायदा होता है ये कि हमें हीट नहीं कर। सो रिएक्टिविटी हाई वाले मेटल लेने से क्या फायदा होता है कि उनको कम हीट करने से वो मोल्टेन के स्टेट में चले जाते हैं, और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कम आसान पड़ता है, यानी सस्ता पड़ता है। अगर कोई ऐसा मेटल ले ले जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, तो उसको बहुत ज्यादा हीट देना होगा और इकोनॉमिक नहीं रह जाएगा। तो यहां से तो एल्युमिनियम नहीं कर पाए, क्योंकि एल्युमिनियम की एसआरपी कम थी और कंडीशन था कि मेटल की एसआरपी ज्यादा होनी चाहिए वाटर से। तो अब एल्युमिनियम का यहाँ करेंगे। एल्युमिनियम का यहाँ किस मेथड से करेंगे, होप्स प्रोसेस। अंतर क्या है, यहां पे पानी था, यहां पानी नहीं है, पर इन दोनों के लिए प्यूरिटी बहुत हाई होती है। तो जो एल्युमिनियम मिला है, सपोज में भी मेरा 95% अगर प्यूरिटी कर रहा हो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस, तो यहाँ पे हम उसको 99.9 तक लेके जाएंगे। होप्स प्रोसेस को जरा अच्छे से समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें सीखने को, और एक साथ दो दो क्यों पढ़ा रहा हूं, सीखने को मिलेगा। देखिए, एनोड इम्प्योर कॉपर था, तो यहां पे भी एनोड लूंगा इम्प्योर एल्यूमिनियम। कैथोड प्योर कॉपर, तो यहां पे जो कैथोड लूंगा प्योर एल्यूमिनियम, क्योंकि पिछला केस कॉपर का था, पर यह केस हमारा एल्यूमिनियम के लिए। अब दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रोलाइट तो डालना है, पर पिछले केस में पानी था, तो इलेक्ट्रोलाइट एक्वा सॉल्यूशन में डाला था। यहाँ पानी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है हमें क्या डालना होगा, Na3Al F6, क्रायोलाइट बोलते हैं इसको। साथ में कहीं कहीं पर और भी लिखा रहता है, पर प्लस लिखिए, CaF2 डालते हैं, कैल्शियम का फ्लोराइड, कहीं कहीं BaF2 भी रहता है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो इम्प्योर था हमारा क्या था, एनोड था, तो हम भी इसको क्या बना लेंगे,
जो हमारा प्योर था वो क्या था, और दोनों कनेक्ट कीजिए बैटरी। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे इम्प्योर, यहां पे प्योर, कैथोड एनोड, क्रायोलाइट डाला हुआ है और CaF2 डाला हुआ है। अब सबसे पहले क्वेश्चन, कहीं भी आगे बढ़ने से पहले, कि क्रायोलाइट का यूज क्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो क्रायोलाइट क्या करेगा, सबसे पहले जो रिएक्शन हो रहा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। एंड कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा वो मैं समझाऊंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रायोलाइट का यूज। अब समझिए, एनोड पे क्या होता है, मैंने बार बार बोला है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम है एनोड पे, एल्यूमिनियम जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो मुझे क्या देगा, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, Al+3। तो इस इम्प्योर मेटल से मुझे क्या मिला, Al+3। यहां से आगे चलेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मोल्टेन का केस है तो हीटिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी का ये इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्शन किया हुआ है, हीट करेंगे पिघलने लगेगा। जब हाई टेम्परेचर पे ये जाएगा, कौन, क्रायोलाइट, जब क्रायोलाइट को हाई टेम्परेचर पे डालेंगे तो ये क्या बना देगा, NaF and AlF3। NaF बैलेंसिंग देख लीजिए, F6 3 सॉरी 3 and 6। एनोड क्या है हमारा, एनोड ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट अल्टीमेटली एक कैटायन जाएगा कहां, मेटल का, कैथोड, क्योंकि C से कैथोड, C से कैटायन। तो कैटायन C से कैथोड, C से कैटायन जाना अल्टीमेटली कैथोड पे है, पर जाने के लिए कौन कौन लोग खड़े हैं, कैथोड पे कौन जाएगा। अब ये ट्रिक समझ लीजिए, कैटायन सारा डिटेल्स पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर वीडियो नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 7 में। कैथोड पे कैटायन जाएंगे, यहां से कौन कैटायन मिलेगा मुझे, Na+। यहां से क्या कैटायन मिलेगा, Al+3। यहां से क्या कैटायन मिल जाएगा, Ca+2। अब इन तीन कैटायन के बीच में कंपटीशन है कि कौन आगे जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, यही लास्ट क्वेश्चन है, फिर से बोल देता हूं। एनोड पे हमेशा एनायंस आते हैं, कैथोड पे कैटायंस। कैटायंस अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटल हमें वहीं पे मिलेंगे कैटायन के लिए। एनायंस पे जो मिलेगा उसे अभी हमें मतलब नहीं है। कैटायन हमारे पास हो कैसे गए, जब हाई टेम्परेचर पे क्रायोलाइट गया तो मुझे NaF and AlF3 दिया, यहां से Na+, यहां से Al+3 और कैल्शियम फ्लोराइड से Ca+2। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, Na+, Ca+2 एंड Al+3। तो इस तीनों कैटायन में कौन सा कैटायन यहाँ पे आने के लिए मोस्ट एलिजिबल है, ज्यादा उसके चांसेस हैं। अब देखिए, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अच्छे से करेगा, सोडियम। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 281, एक देते ही ये आराम से ऑक्टेट कर लेगा। तो सबसे तेजी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो सबसे पुअर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, सबसे पुअर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा। क्यों, क्योंकि 3 देने के बाद ऑक्टेट आएगा, इसका 281, इसका 2882, इसका 283। तो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्टेट आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत पुअर होगी। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पुअर है, बट जहां जाना है वहां इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, गेन करना है। जहां जाना है वहां इलेक्ट्रॉन गेन। तो अगर लूजिंग कैपेसिटी पुअर है तो गेनिंग कैपेसिटी में टॉपर हो जाएगा। इसीलिए आउट ऑफ ऑल दिस 3 एल्यूमिनियम आगे यहां से प्रोसीड करेगा। पहले से भी मेरे पास एल्यूमिनियम +3 था, आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और इस पे जब एल्यूमिनियम +3 पहुंचेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा के वो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। सो ध्यान से देखिए, इधर से इंप्योर एल्यूमिनियम
घटते जा रहा है क्योंकि निकल के इधर जा रहा है, और इधर आके जो एल्यूमिनियम बढ़ रहा है वो कैसा है, प्योर, तो प्योर एल्यूमिनियम बढ़ते जा रहा है। फिर वही कहानी, इम्प्योर घटते प्योर बढ़ते, इम्प्योर वाला घट रहा है प्योर वाला बढ़ रहा है। चलिए लास्ट रिव्यू देता हूं जल्दी से। हुप्स प्रोसेस क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन कर रहा है इन द सिमिलर फैशन, बट यहाँ हमारे पास फैसिलिटीज थी कि पानी ले सकते हैं, यहाँ पानी नहीं, सारे अरेंजमेंट सेम है, इम्प्योर प्योर, इम्प्योर एल्यूमिनियम प्योर, बट पानी नहीं डाल सकते थे तो क्रायोलाइट डाला हमने क्योंकि कंडीशन मोल्टेन का है। क्रायोलाइट आगे जाकर हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट करके मुझे Na+ एंड Al+3 दे रहा है केटायंस में। एनायंस के लिए हम टेंशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें जाना कैथोड पे केटायंस आते हैं और उस केटायंस में मुझे सेलेक्ट करना है कि सुटेबल कौन होगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव Na+, Al+3 एंड Ca+2 आउट ऑफ दिस 3 केटायंस व्हिच इज द मोर एलिजिबल। सो अगर इलेक्ट्रॉन लूजिंग की बात की जाए तो ये फास्टर करेगा, ये उससे स्लो है, सबसे स्लो, क्योंकि इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने में सबसे पीछे रहेगा, लीस्ट सबसे पीछे। लेकिन जहां जाना है कैथोड टर्मिनल पर वहां इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी चेक करनी है, तो जो लूज करने में फेलियर था वो गेन करने में टॉपर बन जाएगा। तो इन दोनों को पछाड़ के एल्यूमिनियम आगे आ जाएगा, ये दोनों कहां चले जाएंगे, पीछे। आगे कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम। आगे जब एल्यूमिनियम आ गया तो अब एल्यूमिनियम +3 का फॉर्म में यहां से भी मिला था, यहां से भी मिला, आयंस बढ़े, ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट रहता है 23 केल्विन, उसको नियर अबाउट घटा के समवेयर 1100 या 1140 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट हाफ कर दिया जाता है घटा के। तो बहुत ही आसान हो गया, जो काम हमको 2223 पे करना था वो काम हमारा 1140 पे हो गया, तो हमारे लिए काम आसान हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज कर गया और कंडक्टिविटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। क्लियर। दूसरा, आउट ऑफ 3 कैटायन कौन आगे चला गया, एल्यूमिनियम आगे चला गया। एल्यूमिनियम जब यहाँ आया तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करके मुझे एल्यूमिनियम मेटल दिया, तो इम्प्योर से जाते जा रहा है प्योर पे पहुंचते जा रहा है, इम्प्योर से जाते जा रहा है प्योर पे पहुंचते जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है, फास्टर होगा और प्योरिटी कंटेंट बढ़ते जाएगी, इंप्योरिटी घटते जाएगी, फाइनली 99% प्योर हो जाएगा। तो इसके साथ हमने पढ़ लिया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसको रब करेंगे और लास्ट सेक्शन पे आएंगे। सो आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसके अंडर में हमने एक्वस एंड मोल्टेन दोनों अलग अलग केसेस देखे थे। अब क्रोमेटोग्राफी मेथड पे बढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी मेथड हमने 11th क्लास में डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, बट मैं थोड़ा यहाँ बता दूंगा कि अभी हम पढ़ रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसका एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट जो मिक्सचर के हैं, मिक्सचर क्यों, क्योंकि मेटल और इम्प्यूरिटी दोनों को सेपरेट करना है, तो जब तक दोनों साथ में मिक्सचर है उनकी अलग अलग क्षमता है, डिफरेंट एडजॉर्बेंट अलग अलग एक्सटेंट पे एडजॉर्ब होते हैं। जैसे एग्जांपल, सपोज मुझे दो एक ब्लू एक रेड इंक और एक ब्लैक इंक मिल गए, दोनों को सेपरेट करना है, तो ये बड़ा है तो पहले एडजॉर्ब होगा, ये छोटा है थोड़ा दूर जाएगा, ये समझाने के लिए। तो सपोज हमने इस मिक्सचर को, जो ब्लू इंक और रेड और ब्लैक इंक मिल चुका है, उस मिक्सचर को हमने यहाँ डाल दिया। अब दिख रहा है कि रेड वाला बड़ा है तो रेड वाला पहले फंस जाएगा, और रेड वाला क्या है, सपोज रेड वाले को मैं ए बोलता हूं और ब्लैक को बी बोलता हूं, तो ए वाला यहाँ पहले फंस जाएगा, तो ब्लैक वाला थोड़ी दूर जाएगा क्योंकि पतला है, तो वो बी होगा। अब इस ग्लास ट्यूब में हमने पहले से फिलिंग की हुई थी, किसकी, एडजॉर्बेंट की, जो सिलिका एल्यूमिनिया ADTA का बना होता है। इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक फेज स्टेशनरी होता है और दूसरा फेज मोबाइल। तो स्टेशनरी फेज ये जो मैंने ब्लू लाइनिंग से भर दिया, जैसे मार्कर के अंदर जो कॉटन होता है जिसपे इंक डाला जाता है, वो भरा हुआ है, वो फिक्स है, वो नहीं मूव करेगा, स्टेशनरी है। और मोबाइल फेज में ये जो हमारा इंक जो दोनों मिक्स हो गया है, दोनों का मिक्सचर जो डाल रहे हैं, पर दोनों की अलग अलग क्षमता एडजॉर्ब होने की। ये बड़ा था तो पहले फंस गया, छोटा था दूर गया, अब दोनों फंसे हुए हैं। ऊपर से एक सुटेबल इलुएंट डाल देते हैं, ELUANT। सुटेबल इलुएंट क्या करता है, इनको नीचे फ्लो कराता है, और नीचे हम 1 by 1 एक कलेक्टर लगाएंगे, इस टाइप को ओपन करेंगे, और जब तक बी पूरी तरह से बाहर नहीं आता है, जैसे बी पूरी तरह से बाहर आ जाएगा इस टाइप को बंद कर देंगे, इस कलेक्टर में बी आ गया, फिर इस कलेक्टर को हटाएंगे, एक नया कलेक्टर लगाएंगे, और फिर इलुएंट तो डाला ही हुआ है, ये सड़क के नीचे आ जाएगा, इसमें ए, और ए और बी दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। तो प्रिंसिपल है कि सब लोग डिफरेंट एक्सटेंट पे एडजॉर्ब होते हैं, और मेन है एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। ब्लू लाइनिंग से जो एडजॉर्बेंट है वो स्टेशनरी है, और जो हमारा मिक्सचर है वो मूवेबल है। जब फंस जाएगा तो फ्लो कराने के लिए सुटेबल एलिमेंट डालेंगे, कलेक्टर चेंज कर लेंगे, दोनों सेपरेट हो जाएगा। इसके साथ हमारी सारी प्यूरिफिकेशन टेक्निक खत्म होती है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।